बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग का प्रॉब्लम 4A1 को सोल्व करते हैं। इसमें एडजस्टिंग एंट्री को हमने सोल्व करना है। तो एडजस्टिंग एंट्री जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखी थी कि कौन कौन सी एडजस्टिंग एंट्रीज है, उनको कैसे पास करते हैं, तो वो एडजस्टिंग एंट्री वो यहाँ पे हम उसको सोल्व करके सीख लेंगे कि उसको आपने कैसे सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन प्रॉब्लम ग्रुप ए का 4A1 है। इसकी रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट नंबर इसकी 1 है। इंस्ट्रक्शन, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। फॉर ईच ऑफ द अबव लेटर्ड पैराग्राफ ड्राफ्ट अ सेपरेट एडजस्टिंग जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग द एक्सप्लेनेशन के साथ आपने उसको जर्नल एंट्री को लिखना है। इफ द इंफॉर्मेशन इंडिकेट दैट एन एडजस्टिंग एंट्री इज नीडेड, अगर एडजस्टिंग एंट्री रिक्वायर्ड है तो तब आपने उसको पास करना है। वन और मोर ऑफ द अबव पैराग्राफ में नॉट रिक्वायर एनी एडजस्टिंग एंट्री, इनमें से कुछ एक या एक से ज़्यादा कुछ ऐसे होंगे जिसकी एडजस्टिंग एंट्री कोई रिक्वायर नहीं होगी, उसकी एडजस्टिंग एंट्री आपने पास नहीं करनी। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो साथ साथ इसकी एडजस्टिंग एंट्री को भी हम सोल्व करते जाएंगे। अल्टा सिक्वा रिजोर्ट एडजस्ट एंड क्लोजेज इट्स अकाउंट्स वंस अ ईयर के अंदर, यानी एक बार ये अकाउंट क्लोज करती है। ये मंथली अकाउंट क्लोज नहीं होते। दिसंबर 31 को मोस्ट गेस्ट ऑफ द रिजोर्ट पे एट द टाइम दे चेकआउट, जैसे वो चेकआउट करवाते हैं उसी टाइम पे वो पेमेंट कर देते हैं। एंड द अमाउंट कलेक्टेड एंड क्रेडिट टू द रेंटल रेवेन्यू, उसको रेंटल रेवेन्यू के नाम पे लिखते हैं जो उनका रेवेन्यू होता है। अ फ्यू गेस्ट पे इन एडवांस फॉर रूम्स, कुछ गेस्ट एडवांस पे करते थे रूम के लिए। एंड दीज अमाउंट आर क्रेडिट टू द अनअर्न्ड रेंटल रेवेन्यू, जो एडवांस पे करते थे उसको अनअर्न्ड रेंटल रेवेन्यू लिख लिया जाता है। फिर उसकी वो लेबिलिटीज बन जाती है। जैसे जैसे वो उनसे रेंट रिसीव करते जाएंगे वो लेबिलिटीज कम होती जाएगी। एट द टाइम ऑफ द रिसीट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एज अ सोर्स फॉर द प्रिपेयरिंग एडजस्टिंग एंट्री एट द December 31st। December 31st को आपने इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी है। तो साल के अंदर एक बार ये अकाउंट क्लोज होते हैं, ये 1 मंथ वाइज अकाउंट क्लोज नहीं होंगे इसके। पहली एडजस्टिंग एंट्री ए में देखें, सैलरी अर्न बाय द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय ने सैलरी अर्न कर लिया है बट नॉट येट रिकॉर्ड आर पेड अमाउंट 7900, ना ही उसको उन्होंने रिकॉर्ड किया है ना ही उसको पे किया है। तो इसकी सैलरीज वाली हमने जो एडजस्टिंग एंट्री सीखी थी उसमें था सैलरी एक्सपेंस डेबिट साइड पे आ जाएगा और क्रेडिट साइड पे हो जाएगा सैलरीज पेएबल। अगर सैलरी पे कर दी होती तो सैलरी एक्सपेंस टू कैश हो जाता। अब इसको आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे? पहली जो एडजस्टिंग एंट्री इसकी पास होगी सैलरी एक्सपेंस टू सैलरीज पेएबल। सैलरी एक्सपेंस डेबिट साइड पे आ गए हैं, एक्सपेंस से ओनर इक्विटी डिक्रीज हुई है। सैलरी पेएबल उसकी लिबिलिटी है, लिबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो इस वजह से इसको क्रेडिट करते हैं। ये साथ इधर सोल्व किया हुआ है, मैंने ओपन किया, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए सैलरी एक्सपेंस टू सैलरीज पेएबल, ठीक है। तो इसका आप रूल क्या लिखेंगे? एक्सपेंस से ओनर इक्विटी डिक्रीज होती है और सैलरी पेएबल से क्या होगा कि लिबिलिटी इंक्रीज होती है, तो इस वजह से इसको क्रेडिट करते हैं। तो ए उसने एडजस्टिंग एंट्री यहाँ पे ए लिख लिया है। तो ए मतलब पहली इसकी ट्रांजैक्शन है $7900 के साथ डेबिट साइड पे, $7900 के साथ क्रेडिट साइड पे। तो ये उसका जर्नल बना हुआ है। तो जर्नल के अंदर उसने ये एडजस्टिंग एंट्री पास की है। अब सेकंड एंट्री को रीड करके उसको भी देख लेते हैं। एज ऑफ द December 31st, Alta Sequoia has earned the $11,075 rent revenue from the current guests who will not be billed until they are ready to check out। यानी उन्होंने अमाउंट जो अर्न कर ली है, यानी तो इसको डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? रेंट रिसीवेबल। तो आप इसको लिख लेंगे रेंट रिसीवेबल डेबिट साइड पे आ जाएगा, तो क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा? रेंटल रेवेन्यू। यानी उसने उसकी अमाउंट अर्न कर ली है लेकिन अभी तक उन्होंने उस जो गेस्ट है उन्होंने अभी पेमेंट नहीं की उस कंपनी को, तो ये उसकी रिसीवेबल में आ जाएगी। तो रिसीवेबल में आप लिखेंगे इसको रेंट रिसीवेबल। उसने अकाउंट टाइटल खुद से बता दिया कि अकाउंट टाइटल आप डेबिट साइड पे रखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल की जगह आप लिखेंगे रेंट रिसीवेबल। रेंट रिसीवेबल डेबिट साइड पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा? रेंटल रेवेन्यू। तो $11,075 के साथ रेंट रिसीवेबल उसके एसेट्स हैं, एसेट इंक्रीज हुए हैं तो डेबिट साइड पे आ गया, और क्रेडिट साइड पे रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होते हैं उससे ओनर इक्विटी इंक्रीज होती है, उसको आप क्रेडिट करते हैं। तो इसमें ये देखें इसी तरह ट्रांजेक्शन ये पास की होगी। रेंट रिसीवेबल डेबिट साइड पे एंड रेंटल रेवेन्यू क्रेडिट साइड पे। ये बी ट्रांजेक्शन $11,075 के साथ ये इस तरह ट्रांजेक्शन पास हो गई है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देख लेते हैं हम। ऑन द November 1st, suite of the room was rented to corporation for the 6 month at the monthly rent
रेंटल ऑफ द $3200, उसका जो मंथली रेंट है $3200 है। 6 मंथ के लिए उसने रेंट पे दे दिया है कंपनी को। द इंटायर 6 मंथ रेंट ऑफ द $19,200 वाज कलेक्टेड, यानी जो 6 मंथ का रेंट उसने रिसीव कर लिया था नवंबर 1 को ही, तो नवंबर 1 को उसने रेंट रिसीव कर लिया था इन एडवांस। एंड द क्रेडिट टू द अनअर्न्ड रेंटल रेवेन्यू, जब रिसीव किया था उस टाइम पे उसको अनअर्न्ड रेंटल रेवेन्यू के नाम से क्रेडिट कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे उसकी लायबिलिटीज बन गई, उसने उसके अगेंस्ट सर्विसेज नहीं दी थी। अब जैसे जैसे उसको सर्विसेज प्रोवाइड होती जाएगी तो उसकी लायबिलिटी कम होती जाएगी, तो उसे एज ए रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो जब उसने रेंट एडवांस में रिसीव किया था उस वक्त उसकी ट्रांजैक्शन क्या पास हुई होगी, उस वक्त जो ट्रांजैक्शन पास हुई होगी वो थी कैश टू अनअर्न्ड रेंटल रेवेन्यू। अब जब ये सर्विसेज प्रोवाइड करते जाएंगे, लायबिलिटीज कम होती जाएगी, उस टाइम पे इसकी ट्रांजैक्शन जो पास होगी उसको भी हम देख लेते हैं। एट द December 31, 2 month रेंट इज कंसिडर्ड टू बी अर्न, इन 2 मंथ का उसने रेंट कंसिडर कर लिया कि वो अर्न हो चुका है, क्योंकि उसने देखें नवंबर 1 को उसने पे किया था, नवंबर एंड दिसंबर यानी 2 मंथ हो गए हैं। नवंबर 1 नवंबर स्टार्ट है, नवंबर कंप्लीट हो गया एंड December 31 दिसंबर कंप्लीट हो गया। 2 मंथ का उसने रेंट यानी रिसीव कर लिया। बाकी जो रिमेनिंग यानी 4 मंथ का जो रेंट है वो अभी रिमेनिंग अभी रहता है, वो उसकी उसने सर्विसेज अभी लेनी है। यहाँ पे इतनी सर्विसेज वो रिसीव कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपने इसको जब रिकॉर्ड करना है तो आप डेबिट साइड पे आप लिख लेंगे इसकी लायबिलिटीज कम हो गई है। जब लायबिलिटीज कम होती हैं तो उसको डेबिट साइड पे लिख लिया जाता है। अनअर्न्ड रेंटल रेवेन्यू डेबिट साइड पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, रेंटल रेवेन्यू। तो इसको आप 2 मंथ का लिखेंगे, $3200 1 मंथ का है, तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, $6400। ओवरऑल 6 मंथ का उसने पे किया था $19,200। तो 2 मंथ का हम यहाँ पे एज ए रेवेन्यू के तौर पे उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये देखें उसने 2 मंथ का अनअर्न्ड रेंटल रेवेन्यू डेबिट साइड पे और रेंटल रेवेन्यू क्रेडिट साइड पे। ये डेबिट साइड पे क्यों है, लायबिलिटीज कम हुई हैं, ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू से ओनर इक्विटी इंक्रीज हुई है। तो 2 मंथ का 3200 इंटू 2 तो $6400 के साथ डेबिट साइड पे एंड $6400 के साथ क्रेडिट साइड पे इसने शो करवा दिया है। इसकी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को हम सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, limousine to carry the guest to and from the airport had been rented the beginning December 19 को उसने ये एक लेमोजिन रेंट पे ली है फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट रेंट इनकॉर्पोरेशन एट द डेली रेट $120। डेली उसको $120 पे करना था, वो इस रेट पे उसने लेमोजिन रेंट पे ली है। नो रेंटल पेमेंट हैड बीन मेड, यानी अभी तक उसकी कोई रेंट पे नहीं किया। तो लेमोजिन हैज बीन रेंटेड फॉर द 13 डेज, उसने 13 डेज के लिए ये रेंट पे ली थी। तो 13 डेज को साथ आप 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन जाएगा, $120 इंटू 13 डेज के लिए उसने रेंट पे ली थी, तो $1,560 की अमाउंट उसने पे करनी है। तो यहाँ पे आप इसको लिख लेंगे लेमोजिन रेंट एक्सपेंस टू रेंट पेएबल, रेंट अभी उसने पे नहीं किया, तो लेमोजिन रेंट एक्सपेंस डेबिट साइड पे लिख लेंगे और क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, रेंट पेएबल। रेंट एक्सपेंस, ये एक्सपेंस से ओनर इक्विटी डिक्रीज हुई है तो डेबिट साइड पे, रेंट पेएबल लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो इस वजह से ये क्रेडिट साइड पे। ये देखें लेमोजिन रेंटल एक्सपेंस डेबिट साइड पे एंड रेंट पेएबल क्रेडिट साइड पे। तो इस तरह इसने इसको रिकॉर्ड कर लिया है $1,560 के साथ, $1,560 के साथ ये उसने ये देखें 13 को 120 डेज के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देख लेते हैं हम। ये ट्रांजेक्शन में देखें, अ 6 month लोन इन द अमाउंट ऑफ द $30,000 हैज बीन obtained on the December 1st, interest is to be computed at the rate of the 15%, 15% के हिसाब से उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है एंड इज पेएबल व्हेन द लोन इज ड्यू, जब लोन उसने वापस करना उस टाइम पे उसने क्या नाम है इंटरेस्ट पे करना है। नो इंटरेस्ट हैज बीन पेड एंड नो इंटरेस्ट एक्सपेंस हैज बीन रिकॉर्डेड, ना कोई इंटरेस्ट पे हुआ है ना कोई इंटरेस्ट उसका रिकॉर्ड हुआ है। तो आप इसे लिख लेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट पेएबल। तो 30,000 पे आपने इसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है वो हम कर लेते हैं। यहाँ पे 30,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15% के साथ और इसको डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो ये आपके पास आ गया 4500। तो इसको आपने 1 मंथ के हिसाब से निकालना है तो इसको 12 पे डिवाइड कर लें, तो ये 1 मंथ का आ गया है $375 जो है। तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो डेबिट साइड पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट पेएबल क्योंकि उसने अभी पे नहीं किया। ये देखें यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस
इसको इंटरेस्ट पेएबल, ये देखिए 30,000 को 15% से मल्टीप्लाई किया 1/12 यानी 1 मंथ का $375 आ गया। $375 के साथ डेबिट साइड पे एंड $375 के साथ क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो इस तरह आप इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, डेप्रिसिएशन on the resort building is based upon the estimated useful life of the 30 year। उसकी जो लाइफ है वो 30 ईयर है। The original cost of the building was 17,55,000, जो उसकी कास्ट है तो 17,55,000 है। तो आप इसकी डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, उसकी यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करते हैं। तो अब यहाँ पे जो उसके अकाउंट्स हैं वो साल में एक बार ही क्लोज होते हैं, तो यहाँ पे 1 मंथ की डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, यहाँ पे 1 ईयर की डेप्रिसिएशन आएगी। तो आप ये अमाउंट को उसकी लाइफ जो ईयर है उस पर डिवाइड कर देंगे। तो मंथ पे नहीं आप इसे करेंगे, इसको आप ईयर पे डिवाइड करेंगे तो 1 ईयर की इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो 17,55,000 को डिवाइड कर देंगे, 30 ईयर उसकी लाइफ है, 30 ईयर यानी 1 ईयर की उसकी बनी 58,500। तो डेबिट साइड पे आ जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग और क्रेडिट हो जाएगा अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग। तो इसी तरह उसने इसको रिकॉर्ड किया होगा, ये देख लें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग। तो इस तरह उसने 58,500 के साथ ये इसको रिकॉर्ड कर लिया है। तो ये उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को हम देख लेते हैं। ये मैं इसको साथ साथ एक्सेल पे भी सोल्व कर सकता था, लेकिन उससे थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाती है, तो लेंथी वीडियो फिर स्टूडेंट्स कम देखते हैं। तो मेरी कोशिश है कि इसको शॉर्ट वीडियो के अंदर इसको हम अंडरस्टैंड कर लें। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, इन द दिसंबर एल्टा रिजॉर्ट entered into an agreement to host the annual symposium of the ACE यानी अमेरिकन फॉर ए क्लीन इन्वायरमेंट। इनके साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है इन और अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर के अप्रैल के लिए उसने ये एग्रीमेंट साइन किया है। द रिजॉर्ट एक्सपेक्ट टू अर्न द रेंटल रेवेन्यू ऑफ द एटलीस्ट 45,000। अब नेक्स्ट ईयर उसने एक्सपेक्ट किया है कि $45,000 रेंट उससे अर्न करेगा। तो लेकिन अभी उसने अर्न तो नहीं किया, नेक्स्ट ईयर अर्न करेगा। तो इसकी ट्रांजैक्शन आप कोई रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसकी ट्रांजैक्शन नो एंट्री, तो इसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसने नीचे पैराग्राफ में मेंशन किया था 1 और मोर, या एक से ज्यादा कोई ऐसी होगी जिसकी कोई ट्रांजैक्शन पास नहीं होगी, तो उसमें से ये जी है जिसकी ट्रांजैक्शन कोई पास नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट है 1 ईयर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी हैड बीन परचेज सितंबर 1 को उसने परचेज की थी 1 ईयर की इंश्योरेंस पॉलिसी। द प्रीमियम जो उसकी अमाउंट पे की थी $7,200 फॉर द इंटायर लाइफ ऑफ द पॉलिसी हैज बीन पेड ऑन द September 1 एंड अनरिकॉर्डेड एज रिकॉर्डेड अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। उसने September 1 को ये 7,200 यानी इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की थी। तो इसको आप 1 मंथ के अंदर कन्वर्ट करके देख लेते हैं कितनी बनती है ये। तो 7,200 को डिवाइड कर दें 12 पे, तो 1 मंथ की कितनी बनी 600। तो अब उसने कब परचेज की थी September 1 को, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर यानी 4 मंथ बन गए हैं। तो 4 मंथ की अब उसे एज ए एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे। 600 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, तो ये बना 2400। तो अब इसको रिकॉर्ड क्या करेंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस टू अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट साइड पे आ जाएगा, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो उसने पहले एज एसेट्स के तौर पे रखा था उसको अब क्रेडिट कर देंगे। तो ये इस तरह आप इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस टू अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। ये जी की देखें कोई ट्रांजैक्शन पास नहीं हुई, क्योंकि उसको नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्ट किया था कि उसे रेंट रिसीव होगा। अब यहाँ पे इंश्योरेंस एक्सपेंस टू अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस सितंबर से दिसंबर 4 मंथ बनते हैं। 7,200 को 12 पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाई 4 किया, तो 2400, ये देखिए 2400 के साथ डेबिट साइड पे और 2400 के साथ क्रेडिट साइड पे। एक्सपेंस से ऑनर इक्विटी डिक्रीज हुई है तो डेबिट साइड पे आ गया। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ये एसेट डिक्रीज हुए हैं तो इस वजह से ये क्रेडिट साइड पे आया है। तो इस तरह आपने 4A1 को यानी अंडरस्टैंड कर लिया है। तो इस तरह आप 4B1 को भी आप सोल्व कर सकते हैं इसी तरह। तो अब इसका 4A2 को भी देख लेते हैं, उसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। 4A2 को सोल्व करते हैं तो उसमें इसकी रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंट्रीज रिक्वायर्ड एंड अप्रैल 30th एंड डिटरमिन द अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू दैट शुड बी अपीयर इन द कंपनी इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ एंडेड अप्रैल 30th। उसकी एडजस्टिंग एंट्रीज पास करें और अप्रैल के अंदर उसको अप्रैल के अंदर उसने रेवेन्यू को कितनी अमाउंट के साथ रिकॉर्ड करना है वो भी लिखें कि उसकी अमाउंट कितनी बनती है। तो अब यहाँ पे ये देखें उसने
ऑन अप्रैल 1 1994 पैट हैमिल्टन, ये उसकी अटॉर्नी, उसने ये उसकी ट्रायल बैलेंस दे दी है, कैश है, लीगल फीस रिसीवेबल है और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है। ये उसने सारे उसके पहले एसेट्स हैं, फिर उसके बाद लायबिलिटीज है, ऑनर इक्विटी और सारी ये डिटेल दी हुई है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंट्रीज यहाँ पे आ जाती हैं। तो एंट्रीज इसकी 8 एंट्रीज देखें। तो अब इसका कुछ वैल्यू यहाँ से लेंगे, कुछ वैल्यू हम ट्रायल बैलेंस से लेंगे, तो इन दोनों को मिला के हम यहाँ पे इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। नो इंटरेस्ट हैज येट बीन पेड ऑन द नोट पेएबल अक्रूड इंटरेस्ट एट द अप्रैल 30th अमाउंट द $200। अब उसने $200 का जो इंटरेस्ट पे करना था वो अभी तक पे नहीं किया, ना उसे रिकॉर्ड किया है। तो इसको आप प्रीवियस क्वेश्चन की तरह वही एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस वाली पास कर लेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू इंटरेस्ट पेएबल। तो इसकी ये इंटरेस्ट एक्सपेंस टू इंटरेस्ट पेएबल ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी। ये रहा 4A2 इंटरेस्ट एक्सपेंस टू इंटरेस्ट पेएबल 200 के साथ डेबिट साइड पे। इंटरेस्ट एक्सपेंस से ओनर इक्विटी डिक्रीज हुई है डेबिट साइड पे, इंटरेस्ट पेएबल लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो क्रेडिट साइड पे हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन इसकी देखें, सैलरीज अर्नड बाय द ऑफिस स्टाफ यानी बट नॉट येट रिकॉर्ड आर पेड अमाउंट ऑफ द $970 एट द अप्रैल 30th। $970 की सैलरी स्टाफ ने अर्न कर लिया लेकिन अभी तक पे नहीं की। तो वही प्रीवियस ट्रांजैक्शन सैलरी एक्सपेंस टू सैलरीज पेएबल $970 के साथ आप इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। सैलरी एक्सपेंस टू सैलरी पेएबल 970 के साथ, 970 के साथ एक्सपेंस डेबिट साइड पे आए हैं तो ऑनर इक्विटी डिक्रीज हुई है, ये लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो क्रेडिट साइड पे आ गया है। तो इस तरह आप इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देख लेते हैं। Many clients are asked to make an advance payment for the legal services to be rendered in the future month. These advance payments are credited to the unearned retainer fees account, ठीक है। कुछ क्लाइंट थे उन्होंने एडवांस में पेमेंट हमें की हुई थी लेकिन हमने उनको उसके अगेंस्ट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की थी, तो हमारी वो लायबिलिटीज थी वो उसके अगेंस्ट हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी। अनअर्न्ड रिटेनर फीस के नाम से उस लायबिलिटी को उसने क्रेडिट किया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में हम इसको देख लेते हैं। ड्यूरिंग द अप्रैल द 4700 ऑफ द दीज एडवांस वर अर्नड बाय द बिजनेस। अब इसमें से 4700 जो है उसने अर्न कर लिया, इसका मतलब 4700 की उसने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है। तो 4700 की सर्विस प्रोवाइड कर दी। ये देखिए अनअर्न्ड रिटेनर फीस, ये रहा अनअर्न्ड रिटेनर फीस। उसने कितनी फीस रिसीव की हुई थी? $15,020 की फीस रिसीव की हुई थी जिसमें से $4700 की उसने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है। तो जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसको किस तरह लिखता है? लीगल फीस अर्न के नाम से, उसको रेवेन्यू लिखता है लीगल फीस अर्न के नाम से। जब लायबिलिटीज कम होगी तो डेबिट साइड पे आ जाएगा, तो रेवेन्यू इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो लायबिलिटी कम हुई है, अनअर्न्ड रिटेनर फीस डेबिट साइड पे और लीगल फीस अर्न क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। अनअर्न्ड रिटेनर फीस लायबिलिटीज कम हो गई हैं 4700 के साथ एंड लीगल फीस अर्न वो क्रेडिट हो गई है। तो इस तरह आप इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की देखें। सम ऑफ द क्लाइंट्स आर नॉट बिल्ड until the all services relating to their matter have been rendered as the April 30th services price at the $2780 has been rendered to these clients but had not yet been recorded in the accounting records। उसको रिकॉर्ड नहीं किया, उसने ये सर्विसेज प्रोवाइड कर दी थी लेकिन उसके अगेंस्ट उसे अमाउंट रिसीव नहीं हुई, तो इसको वो लिख लेगा एज ए रेंट। ये इसकी रेवेन्यू रिसीवेबल हो जाएगा उसका। बेसिकली ये उसने अमाउंट रिसीव करनी है। सम क्लाइंट्स, कुछ ऐसे क्लाइंट्स है जिसको उसने सर्विस प्रोवाइड कर दी है इतनी अमाउंट के साथ लेकिन उसकी अमाउंट उसको रिसीव नहीं हुई, तो ये उसका लीगल फीस रिसीवेबल के नाम से डेबिट साइड पे आ जाएगा। लीगल फीस रिसीवेबल डेबिट साइड पे और लीगल फीस अर्न क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। यानी सर्विस प्रोवाइड कर दी है, उसके अगेंस्ट उसने अमाउंट रिसीव नहीं की, तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, A professional liability insurance policy was purchased on the April 1st. The premium 3000 for the first 6 month 6 month का उसने 3000 प्रीमियम पे किया है एंड द रिकॉर्डेड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 1 अप्रैल को परचेज की थी। तो ये अप्रैल 30th के लिए हम बना रहे हैं, तो यानी 1 मंथ की इंश्योरेंस होगी। इसमें 3000 को आप डिवाइड कर देंगे 6 पे, क्योंकि 6 मंथ के लिए उसने ये इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की थी, तो इसको डिवाइड किया 6 पे, तो 1 मंथ की ये बन जाएगी 500। तो 500 के साथ इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट साइड पे और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट साइड पे हो जाएगा। ये देखें, इंश्योरेंस एक्सपेंस टू अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 3000 को डिवाइड किया 6 पे, 500 के साथ डेबिट साइड पे एंड 500 के साथ क्रेडिट साइड पे। इंश्योरेंस एक्सपेंस टू अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस के साथ इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है
business rent an office at the monthly rate of the $1,600 on the April 1st. 3 month rent was paid in the advance and the charge to the prepaid rent amount. उसने 3 मंथ का रेंट पे एडवांस में कर दिया था, तो अप्रैल 1st को पे किया था, अब अप्रैल 30th हो गया, तो यानी 1 मंथ का रेंट उसने ऑफिस यूज कर लिया है। तो 1600 को आप डिवाइड कर दें, 1600 को डिवाइड नहीं करना है क्योंकि 1600 मंथली रेंट है, तो ओवरऑल उसने रेंट पे किया 3 मंथ का, तो बना 1600 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 4800 बन जाएगा। तो 4800 उसने रेंट पे किया हुआ है, ये ऊपर ट्रायल बैलेंस में आप चेक कर सकते हैं। ये प्रीपेड रेंट देखें, प्रीपेड ऑफिस रेंट कितना 4800, ये 3 मंथ का उसने पे किया था। अब ये 1 मंथ का जो रेंट उसने ऑफिस यूज कर लिया है, तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे रेंट एक्सपेंस टू प्रीपेड रेंट या अनएक्सपायर्ड रेंट के नाम से, जिस भी अकाउंट टाइटल के साथ उसने दिया हुआ है उसके हिसाब से हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ऑफिस रेंट एक्सपेंस टू प्रीपेड ऑफिस रेंट, ठीक है। और प्रीपेड ऑफिस रेंट यानी एसेट्स कम हो गए हैं और एक्सपेंस से ऑनर इक्विटी डिक्रीज हो गई है, तो 1 मंथ का 1600 के साथ इसको रिकॉर्ड कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, ये जरा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड ऑन अप्रैल 30th अमाउंटेड $800, यानी $800 की ऑफिस सप्लाई ऑन हैंड है, मतलब बाकी सारी यूज हो चुकी है, इतनी सप्लाई बच गई है, बाकी सारी सप्लाई यूज हो चुकी है। हमें सप्लाईज देखनी पड़ेगी ट्रायल बैलेंस में कितनी है। ट्रायल बैलेंस में ऑफिस सप्लाईज दी हुई है, यहाँ पे ये देखें, ये ऑफिस सप्लाईज ये रही। ऑफिस सप्लाईज के सामने इसकी अमाउंट देखें कितनी है, $1460 $1460 है ये, ठीक है, $1460 है। $1460 को आप क्या करेंगे, $1460 में से माइनस कर देंगे 800 को, तो 800 उसने का ये अभी ऑन हैंड है, इसका मतलब $660 की जो सप्लाईज है वो यूज हो चुकी है। जितनी यूज हो जाएगी उसको हम एज एक्सपेंस के तौर पे लिख लेंगे, यानी ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस टू ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस टू ऑफिस सप्लाई के नाम से लिख लेंगे। $660 के साथ ये देखें ये की हुई है, $660 के साथ $660 के साथ $1460 में से 800 माइनस किया, $660, इस तरह आप इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें इसकी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में द ऑफिस इक्विपमेंट वाज परचेज ऑन द अप्रैल 1st एंड द बीइंग द डेप्रिसिएशन ओवर एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द 10 ईयर, उसने उसकी यूजफुल लाइफ 10 ईयर है, तो यहाँ पे अप्रैल 30th को क्लोज हो रहे हैं अकाउंट, तो इसकी डेप्रिसिएशन होगी 1 मंथ की। तो ऑफिस इक्विपमेंट जो उसने परचेज की थी वो कितने की है, ये रही 26,400 की, तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे मंथ के हिसाब से, 10 ईयर उसकी लाइफ है, 26,400 को डिवाइड किया, 10 ईयर है तो मंथ के अंदर कन्वर्ट करना है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मंथ बन जाएंगे, तो 120 मंथ बनेंगे, तो 120 मंथ कितनी बनी, $220, इसकी $220 के साथ इसको आप रिकॉर्ड कर लेंगे। डेप्ट एक्सपेंस ऑफिस इक्विपमेंट टू अकोमोलेटेड डेप्ट ऑफिस इक्विपमेंट, ये उसने कैलकुलेट की हुई है। 26,400 को डिवाइड किया 120 मंथ, यानी 10 ईयर के जो मंथ है वो 120 बनते हैं। उसके बाद उसने ये उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट सोल्व हो गई है। सेकंड रिक्वायरमेंट में उसने पूछा था कि उसका रेवेन्यू कितना बनेगा, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू दैट शुड बी अपीयर इन द कंपनी इनकम स्टेटमेंट। रेवेन्यू उसका कितना बनेगा, पहले उसका रेवेन्यू कितना था, यहाँ पे ये देखें, लीगल फीस अर्न की जो वैल्यू थी पहले $1,580 थी, तो अब जो हमने ट्रांजैक्शन पास की है उन ट्रांजैक्शन में से रेवेन्यूज को ले लेंगे। अब एक यहाँ पे आई है रेवेन्यू की ट्रांजैक्शन में, ये लीगल फीस अर्न 4700 के साथ एंड लीगल फीस अर्न $2,780 के साथ। अब इसके अलावा और कोई अमाउंट नहीं है। पहला जो रेवेन्यू था $1,580, अब जो इसने अभी एडजस्टमेंट के अंदर जो रेवेन्यू अर्न किया है, ये दो अमाउंट इन दोनों को ऐड करके उसने आउटर कॉलम में लिखा, तो इसको फिर हमने ऐड कर लिया। ओवरऑल उसने जो रेवेन्यू अर्न कर लिया है $9,060 के साथ। तो इस तरह ये क्वेश्चन 4A2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप 4B1 और 4B2 इसको सोल्व कर सकते हैं अगर आपको ये अंडरस्टैंड हो गया है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।